अस्सलाम वालेकुम। रिजवान अकरम क्लासरूम में खुश आमदीद। और क्लासरूम में हमेशा की तरह बहसीत तालिब इल्म मैं हाजिर हूँ। और मेरे साथ आने वाले जो गेस्ट होते हैं वो उस्ताद होते हैं। और वो ना सिर्फ मेरे उस्ताद होते हैं बल्कि जितने भी लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं सबके उस्ताद। क्योंकि सब लोग हम कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं और तमाम मेहमानों को बुलाने का मकसद भी यही है कि हम कुछ ना कुछ सीख सकें और अपनी ज़िंदगी में ऐड कर सकें। और आज इस क्लासरूम की खुशकिस्मती इस हवाले से है कि आज जिन उस्ताद को मैंने दावत दी है वो उस्ताद नहीं है, वो बहुत सारे सैकड़ों उस्तादों के उस्ताद हैं, लाइक ट्रेनर ऑफ द ट्रेनर्स। तो औरंगजेब सोहरावर्दी साहब को खुशामदीद कहूंगा। और सबसे थैंक पहले यू तो वेरी मैं मच। चाहूंगा कि सर मेरे जैसे इस क्लासरूम के अंदर अदना से तालिब इल्म जो हैं जो आपके बारे में ज्यादा नहीं जानते, आप प्लीज अपने बारे में उनको बता दें। देखिए, बेसिकली तो मेरा काम जो है वो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है और साथ यूनिवर्सिटी टीचिंग है। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में मेरे दो तीन मेन एरियाज हैं: डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन मैनेजमेंट, लीडरशिप डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। यूनिवर्सिटीज में मैं एचआर मैनेजमेंट से रिलेटेड और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। तीसरा काम जो है वो मीडिया पर्सन के तौर पे आई राइट आर्टिकल्स आल्सो, एंड नाउ आई एम डूइंग माय ओन प्रोग्राम बाय द नेम ऑफ रियलिटी टॉक ऑन फेसबुक। और ये सिलसिला जो है ये लामुतनाही सिलसिला है, ये चलता रहता है और हर रोज मैं नई चीज सीखता हूँ और उसको अप्लाई करता हूँ और फिर आगे चलता हूँ। ये मेरा शौक भी है और आई रियली एंजॉय डूइंग दैट। सर सबसे पहले तो मैं आपकी शख्सियत के हवाले से ये जानना चाहूंगा कि हाउ यू स्टार्टेड योर कैरियर। लाइक हमारे यहाँ तो जो एक कैरियर है ना वो स्टार्ट जो है इन आवाजों के साथ किया जाता है कि मैंने मेरा पुत्र डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। हाउ यू स्टार्टेड योर एजुकेशनल कैरियर एंड देन हाउ यू कम टुवर्ड्स द ट्रेनिंग फील्ड। जी, मैं आई हैव बीन सो लकी that I started my career from Pakistan Air Force. I was a GD pilot there. Then we, before the passing out, I was grounded with few other officers, and then we joined army. आर्मी कैरियर शुरू किया, उसमें बहुत सारे ऑपरेशंस किए, बहुत कुछ सीखा, इंस्ट्रक्शनल असाइनमेंट्स पे भी मैं रहा। और ये बहुत मेरे लिए फख्र की बात है कि मेरा आगाज ऐसी दो अफवाज से हुआ कि जो मेरे दिल में अभी भी बसती हैं। Then during the tenure, I developed a liking for studies and education and all. मैंने फिर पढ़ना शुरू किया और फिर पहली डिग्री जो है वो मैंने पॉलिटिकल साइंस में जब ली, तो उससे फिर जिसको मैं अगर वर्ड यूज करने थे आप मुझे, चस्का पड़ गया मुझे। तो फिर डिग्रीज का लामुतनाही सिलसिला चलता गया एंड आई डिड ऑलमोस्ट आई गॉट 7 डिग्रीज, 5 मास्टर डिग्रीज एंड 2 एमफिल डिग्रीज। देन आई परसूड माय पीएचडी आल्सो, वो किसी वजह से कंप्लीट नहीं हो सकी। उस पढ़ाई की वजह से फिर मैंने मुख्तलिफ सर्टिफिकेशंस की, कोर्सेज किए और फिर ये ब्रॉडकास्टिंग का सिलसिला रहा। वक्त टीवी से प्रोग्राम किए, पीटीवी से किए, रेडियो पाकिस्तान से किए, पंजाब यूनिवर्सिटी के रेडियो से किए प्रोग्राम्स। तो ये एक लामुतनाही बड़ा लंबा सफर है, लेकिन इसके पीछे जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है कि अल्लाह की मेहरबानी खास तौर पे, और दूसरा ये कि आई बिकेम सेल्फ स्टार्टर। तब का स्टार्ट ज्यादातर लोगों की तरह मैं नहीं रहा, उससे अल्लाह ने करम किया कि अच्छे लोग भी मिलते गए। बट दिस वाज माय अर्ज टू फाइंड आउट वेरियस एवेन्यूज। मैं ये नहीं कहता था कि यार कोई वर्कशॉप हो तो मुझे बता देना, कोई सेशन चल रहा हो तो मुझे बता देना, कोई किताब हो तो मुझे बता देना। नेवर। आई यूज्ड टू सर्च माई सेल्फ, और फिर रोज मैं इंप्रूव करता था, अपनी बोलचाल इंप्रूव करता था, राइटिंग इंप्रूव करता था। आज भी मैं डेली कोई ना कोई एक दो मोटिवेशनल वीडियोस या बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स, एडिटर्स, मोटिवेशनल लोगों की वीडियोस मैं देख के सोता हूँ और आई गेट इंस्पायर्ड। तो ये एक बहुत तवील सफर है जो मैं आज आपके सामने यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। ये रातों रात नहीं हो गया, इसके पीछे अल्लाह की मेहरबानी, बहुत सारे उस्ताज़ा का काम था, लेकिन खास तौर पे जो एक स्ट्रगल जिसको आप कहते हैं, मेहनत वाली, दिलचस्पी वाली, उसने आज मुझे यहाँ पहुंचाया। जबरदस्त। अच्छा सर, माशाल्लाह आप तो मीडिया हाउसेज में भी और मेन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो ब्रॉडकास्टिंग है उसके साथ जुड़े रहे, और अब आप फेसबुक के ऊपर भी माशाल्लाह अपना प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें माशाल्लाह बड़े ही जबरदस्त किस्म के इंटेलेक्चुअल्स को आपने इनवाइट किया होता है। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो इंटरव्यूज कह रहे हैं आप,
इनके प्रोज एंड कॉन्स आपकी नजर में क्या आपको लगते हैं? देखिए रिजवान भाई, जहां तक इंटरव्यूज की बात है तो दुनिया जहान के ममालिक में एक से बढ़कर एक इंटरव्यू करने वाला पड़ा है। पाकिस्तान में भी ऐसे ऐसे लोगों ने कमाल किए हैं कि रश्क आता है उनको देख के कि वो इंटरव्यू करते हैं तो लगता है कि बस करते रहें। तो ये पूरा एक पैकेज है, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक से लेकर सिलेक्शन ऑफ गेस्ट तक, उसके बाद सेट, लाइट्स, आपके क्वेश्चंस का अंदाज, आपके बोलने का अंदाज, आपके प्रोग्राम का थीम, ये कोई एक इंग्रेडिएंट नहीं है। इन सब पे बैठ के काम करना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है। अब जिस तरीके से रियलिटी टॉक मैंने जब शुरू किया तो हर तरफ कोरोना के मरीजों की तादाद बताई जा रही थी और मास्क पहन के लोग और सैनिटाइजर कर करके लोग साइको हुए हुए थे, ज्यादातर हम भी क्वारंटाइन हुए हुए थे। इन दैट आई डिसाइडेड टू लॉन्च ए कैंपेन थ्रू दैट प्रोग्राम, जो चीजों को डिस्कस जरूर करे लेकिन हिम्मत दिलाए, पॉजिटिविटी दिलाए, कोई कोई रास्ता भी दिखाए। ये ना बताए कि दुनिया खत्म हो रही है और नौकरियां खत्म हो रही हैं, इकोनॉमी बैठ रही है और हमारा सत्यानाश हो रहा है। एंड दैट अल्हम्दुलिल्लाह वेंट सो वेल कि उससे जो मैसेज फैला वो जाहिर है बहुत अच्छा था। तो हर प्रोग्राम से पहले बैठ के जितने भी लोग आपकी तरह प्रोग्राम कर रहे हैं, आई हैव ऑल माई एप्रिसिएशन फॉर देम। आई वांट टू एनकरेज देम कि प्लीज इसको कैरी ऑन कीजिए, बट कचरा बना के नहीं, कंटेंट लाइए, अपना 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 ड्रेस, अपनी बोलचाल, अपने अल्फाज का चुनाव, अपने जुमलों का इस्तेमाल, कहां पे टोकना है, कहां पे बात करनी है, दीज आर ऑल वंडरफुल थिंग्स जो कि आपको प्रैक्टिस से आ जाएंगी। दूसरी बात यह है कि आपका जो थीम है प्रोग्राम का वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। उस थीम के लिहाज से आप टॉपिक सेलेक्ट कीजिए, उस थीम के लिहाज से फिर शख्सियत चुनिए। जब ये काम हो जाएगा फिर अगला मरला आता है सवाल का। सवाल करने का भी एक सलीका है। कई दफा ऐसा होता है कि बहुत बड़ी शख्सियत मेहमान बैठी होती है और सवाल इतने छोटे, इतने बचगाना हो रहे होते हैं कि उस शख्सियत का भी दिल चाहता है कि मैं प्रोग्राम छोड़ के चलूं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई मेरे जैसा नॉर्मल बंदा बैठा हुआ है बेचारा, उससे इतने बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल सवाल पूछे जा रहे हैं कि वो भी प्रोग्राम के साथ कोई रेलेवेंस नहीं रहती। जो मेन इशू मैं इस वक्त देख रहा हूं वो है कंटेंट की कमी। खाली बोलने से बात नहीं बनेगी। कई लोगों को तो अनफॉर्चुनेटली बोलने की भी प्रैक्टिस नहीं है, कईयों के पास वोकैबुलरी नहीं है, कईयों के पास अल्फाज का उतार चढ़ाव नहीं है, आवाज का उतार चढ़ाव नहीं है। सो ये कॉम्बिनेशन है। तो जहां पे मैं सबको मोटिवेट कर रहा हूं और आपको भी मैं अप्रिशिएट कर चुका हूं, मजीद करूंगा कि आप ये सिलसिला जारी रखिए, लेकिन आपका हर प्रोग्राम अगले प्रोग्राम से बेहतर होना चाहिए और उसके लिए ये पैकेज आपको यूज करना पड़ेगा। सर मैं बहसीत तालिब इल्म ये कहूंगा कि क्योंकि हम लोग तो कोई स्पेसिफाइड फील्ड नहीं लेके आए ना, लाइक वी ऑल हैव डिफरेंट बैकग्राउंड्स, तो हम सब ही इसी जगह पे एक्सपेरिमेंट कर करके सीख रहे हैं और आप जैसे ही लोगों से हम सीख रहे हैं। अब हर गेस्ट जो भी आता है वो एक नई चीज डेफिनेटली सिखाता है और वो छोटी छोटी चीजें ऐड ऑन हो रही हैं हमारी पर्सनैलिटीज में, हमें नहीं पता लग रहा, लेकिन लोग बता रहे हैं कि ये चीज आपने बड़ी अच्छी की और हम हैरान होते हैं कि ये चीज तो हमने सोची नहीं है। बिल्कुल। तो दैट इज अनदर थिंग। अब सर ये बताइएगा कि जब आप लाइव सेशंस कर रहे होते हैं तो जो क्वेश्चंस आप कर रहे होते हैं, कई दफा तो गेस्ट जो है वो क्वेश्चंस आपको कहता है कि आप पहले बता दें, तो हाउ डू यू फील अबाउट इट कि गेस्ट को पहले क्वेश्चंस बताए दें? कई दफा रन टाइम के ऊपर आपको ऐसी बात ज़हन में आती है, अब गेस्ट का पोस्चर इतना हाई है कि आप उसको पूछ भी नहीं सकते कि मैंने क्वेश्चन तो ये आपको दिया नहीं था, तो व्हाट डू यू थिंक कि रन टाइम के क्वेश्चंस बेहतर होते हैं या पहले डिसाइड करके उसको भेज दें? देखिए लोग जो है वो अपनी कोई स्लाइड बनाई हो ना उन्होंने, वो छुपा छुपा के रखते हैं कि कोई देख ना ले। एंड यू आर आस्किंग मी ऑल माय ट्रेड सीक्रेट्स, बट आई हैव नो इनसिक्योरिटी, आई हैव नो इशू इन टेलिंग। सर इसीलिए बुलाया है। I have no issue in telling because alhamdulillah I am confident what I am doing. देखिए ये आपके तजर्बे, आपके नॉलेज, आपकी जो स्किल्स हैं उन पर डिपेंड करता है। अगर आप सवाल भी भेज दें तो कोई हर्ज नहीं है, उससे आने वाला भी अपने आप को कन्फाइन कर लेता है, एक फ्रेमवर्क के अंदर वो तैयार होकर आता है, वरना तो फिर टॉपिक बहुत वसी हो जाता है ना, बहुत फैल जाता है। तो इसका एडवांटेज तो है, लेकिन इतनी सलाहियत आप में होनी चाहिए और इतना आपने थोड़ा सा होमवर्क किया होना चाहिए
कि ये नहीं है कि वही जो सवाल थे वही तुर्की बतुर्की आप बोले जा रहे हैं तोते की तरह रटे हुए, दरमियान में पंच लाइन्स बोलना, उनके जवाब में से सवाल निकाल के बात करना, वो एक आर्ट है जो प्रैक्टिस से आ जाता है, कोई ऐसा मसला नहीं, कोई ऐसा इशू नहीं, लेकिन उसके लिए बैकग्राउंड नॉलेज आपका बहुत काम करता है। और अभी तो इंटरनेट ने इतना आसान कर दिया हुआ है कि हर मटेरियल आप सामने रख के आप आराम से बात कर सकते हैं, कोई जरूरत ही नहीं है जुबानी याद कर। लेकिन अगर आपने इसी सहरा में, इसी दश्त में उम्र गुजारी हुई है, तो फिर आपके पास जो आपका बैकअप नॉलेज होता है वो आपको बहुत हेल्प करता है, और टाइमली बात करने में, मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस की मुख्तलिफ डायमेंशंस को पूछने में वो आपकी बहुत मदद करता है। तो ये कोई एक सेट पैटर्न नहीं है, आप अपनी सलाहियतों के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको बना लीजिए। लेकिन मजा तभी आता है जब आप ऑन द स्पॉट बात करते हैं और जवाब के अंदर से कोई ऐसा सवाल निकालते हैं, उससे ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट होता है। जबरदस्त। अच्छा सर, माशाल्लाह, you have a great posture about your profile, you have a strong profile about management, about training, about your job and all about that. हम जैसे लोग जो बिल्कुल एक बैकग्राउंड नहीं रखते किसी भी इस तरह की रिच सीवी को आप कह लें, and we try to approach to high level people like who are strong in their career, who have certain level of आप कह लें अचीवमेंट्स हैं उनके पास, और डेफिनेटली वो एक खुद में एक वो पर्सनैलिटी भी है, एक उनको ऑरा भी है, उनका ऑडियंस भी है, फॉलोअर्स भी। उनको अप्रोच करना सर, क्या मतलब हम जैसे लोगों को शुड बी डेफिनेटली गो फॉर देम, और हम अभी अपने जैसे ही स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज कर लें? व्हाट डू यू सजेस्ट? रिजवान, पहले तो मैं आपको आपकी अक्लमंदी को, आपकी चालाकी को दाद देता हूं कि आपने बुलाया भी मुझे है और इतने मजे से आप सारी की सारी राज की बातें उगलवा रहे हैं। दैट्स ग्रेट, आई अप्रिशिएट। दूसरी बात यह है कि आपका ये प्रोग्राम जब आप इसको वायरल करेंगे, मजीद जगह शेयर करेंगे, दिस विल बी ए प्रॉपर टेक्स्ट बुक फॉर ऑल दोज बॉयज एंड गर्ल्स जो कि फेसबुक पे प्रोग्राम कर रहे हैं या करना चाहते हैं। सो आपने सही इंतखाब किया है बंदे का, जो कुछ नहीं छुपाएगा। सो हैविंग सेड दैट, देखिए मेरा ये जो कैरियर है या मेरा ये जो प्रोफाइल है, ये रातों रात नहीं बना। आई वॉज ऑल्सो ए बिगिनर। अभी भी कई दफा मुझे इस तरह के नेगेटिव रवैये देखने पड़ते हैं, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं। उसके लिए पहला मशवरा तो ये है कि प्लीज स्टार्ट इट फ्रॉम दोज पीपल हु आर नॉट सेलिब्रिटीज एंड हु आर नॉट प्रोटोकॉल ओरिएंटेड पीपल। दे आर टैलेंटेड बट दे आर हिडन। वहां से शुरू कीजिए, आपको बहुत सारे हीरे मिल जाएंगे, बगैर मिन्नतें करवाए हुए, बगैर रिक्वेस्टें करवाए हुए। नंबर 1। नंबर 2, आहिस्ता आहिस्ता आपका प्रोफाइल भी बिल्ड हो जाएगा। लेकिन लेट्स सी, अगर आप किसी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू भी करना चाह रहे हैं, तो भाई 10 लोगों में से आप नॉक कीजिए, 2 जरूर हां करेंगे। 8 ने इनकार कर दिया, आपका मैसेज नहीं सुना, आपको लिफ्ट नहीं कराई कि भाई तुम कौन हो, मैं तो बहुत बड़ी चीज हूं, तुम्हारे प्रोग्राम में क्यों आऊं मैं। दिल छोटा मत कीजिए प्लीज। कीप नॉकिंग, कीप गिविंग रिस्पेक्टफुल मैसेजेस। जान नहीं खानी, ये भी एक तरीका होता है कि हल्के हल्के नॉक कीजिए। बाज़ औक़ात कई लड़के और लड़कियां बहुत ज्यादा मैसेजेस कर देते हैं, रिक्वेस्टें करने लग जाते हैं, दोज पीपल गेट इरिटेटेड और वो नो कर देते हैं। सो एक मुनासिब रिस्पेक्टेबल नॉक जरूर जारी रखिए। 10 में से जरूर 2-3 हाँ करेंगे, और जो ही वो आपके प्रोग्राम में आए, 4 और तैयार हो जाएंगे उनको देख के। लेकिन पहला स्टेप मैं यही कहूंगा कि प्लीज डू नॉट, अपने प्रोग्राम का जो सेलिब्रिटीज की परसेंटेज है उसमें आप मैक्सिमम 10% फिलहाल ऐसे बड़े लोगों को रखिए, और वो मैंने कहा कि नॉक जरूर कीजिए उन्हें। बाकी यकीन कीजिए ऐसे ऐसे अच्छे टैलेंटेड लोग आपको मिलेंगे जिनको कोई पूछ नहीं रहा है, जिनको कोई बुला नहीं रहा है। प्लीज उन्हें बुलाइए, आपका भी फायदा, उनका भी फायदा, और आपका भी प्रोफाइल बिल्ड होगा। अच्छा सर, एक और आपसे सवाल, जो सेलिब्रिटीज अमूमन आने से पहले पूछती हैं कि आपके व्यूज कितने हैं। अब मेरे जैसा बंदा जिसको घर वाले शायद कम और बेश कम ही देखते हो, उसके व्यूज कितने होंगे, उसका प्रोग्राम की प्रोफाइल कितनी होगी, उसके फॉलोअर्स कितने होंगे, तो वो ये डिमांड कर रहे होते हैं कि हम आएंगे तो हमें हजारों लोग देखने के लिए व्यूज हो और सारा कुछ हो। तो अब व्यूज कितने मैटर करते हैं? लाइक आप भी सर माशाल्लाह कर रहे हैं, तो आपको तो जाहिर एक प्रोफाइल है और आपकी एक बैकग्राउंड है, तो व्यूज कितना मैटर करते हैं कि अगर आपके प्रोग्राम के ऊपर 10,000 लोग देखने आ रहे हैं या 10 लोग देखने आ रहे हैं?
देखिए रिजवान, व्यूज उतना मैटर करते हैं जितना कि आप खुद सोचें। ये मैं बहुत गहरी बात करने लगा हूं। आई डू माई प्रोग्राम टू प्लीज माई सेल्फ, टू मेक माई सेल्फ हैप्पी। आई डू माई प्रोग्राम कि चलो यार ये पॉजिटिविटी है, जाने दो। आई डैम केयर अबाउट व्यूज। तो मैं आपको ये तो अपनी बात बता रहा हूं, अगर आपने व्यूज पे ध्यान रखा जिस तरीके से 99% लोग रख रहे हैं, तो या तो आप व्यूज हासिल करने के लिए बहुत सारी उल्टी सीधी हरकतें भी करेंगे, और अदरवाइज अगर व्यूज ना आए तो डिप्रेशन से जान भी निकलेगी। उसके लिए बराए मेहरबानी आसान सा नुस्खा है, माइक पकड़िए, कैमरा ऑन कीजिए, शख्सियत को बुलाइए और बिंदास होकर अपनी खुशी के लिए प्रोग्राम कीजिए। इससे आप खुद देखेंगे आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, और जो जो आप व्यूज पे तवज्जो देना कम करेंगे, आपकी क्वालिटी और व्यूज भी बढ़ते जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, देयर आर पीपल हु आर व्यूज कॉन्शियस। मेरा भी उनसे वास्ता पड़ा है और पड़ता है। उनमें से 50% ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा प्रोफाइल का लिहाज आ जाता है, और जब मैं टैक्टफुली उनसे बात करता हूं थोड़ा सा उनको जोड़ने के लिए, तो दे एग्री एंड दे फॉरगेट अबाउट दैट। बट 50% स्टिल दे रिमेन डिटरमिन्ड, और वो कहते हैं नो, आपके 1 लाख व्यूज हैं, हमें तो 5 लाख चाहिए। तो फिर मैं बड़े अदब से हाथ बांधता हूं उनके आगे और मैं कहता हूं आप भी हमें नहीं चाहिए, थैंक यू वेरी मच। तो रिजवान, आगाज से ही अगर आपको आपकी ये सोच डेवलप हो गई, तो इंशाल्लाह ना आपकी इनसिक्योरिटी रहेगी, ना आपको मिन्नतें करनी पड़ेंगी। आप इज्जत और क्वालिटी से प्रोग्राम करेंगे, लोग खुशी महसूस करेंगे आपके प्रोग्राम में आने पे। अगर लोगों के पीछे भागते रहे तो सारी उम्र जनाब भागते रहेंगे। ये है मेरे पर्सनल व्यूज। मेजॉरिटी जाहिर है इससे एग्री नहीं करती, लेकिन मैं क्या करूं, दीज आर माय व्यूज। सर मेजोरिटी का तो पता नहीं, मैं 110% एग्री करता हूँ, क्योंकि मैंने नेविल गॉन्ट का इंटरव्यू किया। नेविल गॉन्ट लीडरशिप कोच है, कंसल्टेंट है, और वो हाईली पेड है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे आप, उन्होंने आधा आधा घंटे के मेरे साथ 2 सेशंस किए, जिसमें उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन लिया, सारा कुछ लिया, टीचिंग बैकग्राउंड के हवाले से पूछते रहे, एंड देन उन्होंने एग्री हुए कि ठीक है मैं इंटरव्यू दूंगा, लेकिन कितने लोग देखने आएंगे। मैंने कहा जी मैं आपको एक बात गारंटी से बताता हूँ, एक बंदा देखने आएगा तो मैं यहीं पे हूँ, 1 लाख बंदा देखने आएगा मैं यहीं पे हूँ, और मैं आपको जरूर सुनूंगा और देखूंगा, और मैंने आपसे सीखना है। तो वो बंदा मान गया, कहता है ठीक है, इट्स ओके, दैट्स डन। मतलब हर एक शख्स के लिए होता है कि आप व्यूज आए, लेकिन मैं पर्सनली खुद ये समझ रहा होता हूँ कि 1,000 बंदा भी यहाँ पे देखने आ जाए तो वेल एंड गुड है, और 1 लाख भी, एक भी ना आए तो मैं समझता हूँ, मैं पर्सनली जैसे आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं देखें आपसे सीख रहा हूँ, जो वो डेफिनेटली वो व्यूज मैटर नहीं करते, हो सकता है किसी का इंटरेस्ट ही ना हो उसमें, तो मेरा तो है। तो अगर ये सर आपकी सोच हाउ रहेगी टू तो इंशाल्लाह डेवलप आप कामयाब भी रहेंगे। इंशाल्लाह सर। सर आपसे सीख के इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आगे बढ़ने की। सर कम्युनिकेशन के ऊपर माशाल्लाह आपकी ग्रिप है और आपकी ट्रेनिंग्स हैं और सर आपका फोकस है। हाउ यू कैन improve your communication and how much is the part of listening in it? देखो रिजवान, पहली बात तो ये है कि कम्युनिकेशन को बहुत कम लोग समझते हैं, इसीलिए इंप्रूव नहीं कर पाते। कम्युनिकेशन को समझा जाता है जो बंदा ज्यादा अंग्रेजी उर्दू बोलता है वो बड़ा अच्छा कम्युनिकेटर है, जो बहुत देर तक बोलता रहता है वो बहुत अच्छा कम्युनिकेटर है, जो बहुत चिरब जुबान है वो बहुत अच्छा कम्युनिकेटर है। तो पहले तो हमें ये गलतफहमी दूर करनी पड़ेगी कि कम्युनिकेशन ये नहीं है। कम्युनिकेशन के अच्छे या बुरे होने का एक बहुत बड़ी निशानी है उसका रिस्पॉन्स, फीडबैक। जिस काम के लिए आपने वो कम्युनिकेशन की, उसका रिस्पॉन्स आपको बताएगा कि आप कितने अच्छे कम्युनिकेटर हैं। पहले तो ये सोचना चाहिए। दूसरी बात, कम्युनिकेशन कोई एक एक्टिविटी नहीं है, कम्युनिकेशन एक पूरा प्रोसेस है, उसको समझना बहुत जरूरी है। देन इसकी कितनी टाइप्स हैं, मुझे किस मौके पे कौन सी टाइप की कम्युनिकेशन करनी है, ये कितने लोग समझते हैं, इसीलिए नाकाम हो जाते हैं। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है कम्युनिकेशन चैनल्स का, कि मुझे किस मौके पे रिजवान अकरम को जो मैसेज देना है वो मैं किस चैनल से भेजूं। उसके लिए मुझे चैनल्स का पता नहीं है, तो मैं कैसे कामयाब होऊंगा। then comes a very important aspect of audience analysis। ऑडियंस एनालिसिस में आप जब देखते हो कि किस तरह के आपके ऑडियंस हैं, उनकी एज क्या है, उनके प्रेफरेंसेस क्या हैं, वो क्या सुनने के लिए आए हैं, उनकी वोकैबुलरी क्या है,
वो कैसी बातें सुनते हैं, किस तरह की बातों पे वो एंजॉय करते हैं। ऑडियंस एनालिसिस के बगैर कम्युनिकेशन बिल्कुल कामयाबी के उसके इम्कान बहुत कम होते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे जब हम अपने पेरेंट्स से बात कर रहे होते हैं, घर में बात कर रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी में बात कर रहे होते हैं, वी डोंट केयर कि किस तरह की कम्युनिकेशन करनी है, किससे बात करनी है, उसकी लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग क्या है, उसके मूड्स क्या हैं, कौन सी बात पे वो खुश होंगे, कौन सी बात पे वो नाराज होंगे। ये सारी चीजें जाने बगैर हम अच्छे कम्युनिकेटर नहीं बन सकते। अब जो दूसरी बात आपने की वो आपने की लिसनिंग की। तो देखिए कम्युनिकेशन के लिए आपको लिसनिंग का होना बहुत जरूरी है। जब तक आप सुनेंगे नहीं, जब तक आप पूरे तरीके से उस मैसेज को समझेंगे नहीं, तो आप रिस्पॉन्ड क्या करेंगे जनाब? जब आपका रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं होगा, डिस्टॉर्टेड होगा, नेगेटिव होगा, तो जाहिर कम्युनिकेशन बेहतर नहीं हो सकती। लिहाजा तमाम लोग जो ये बात सुन रहे हैं, अगर वो अच्छा कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, बराए मेहरबानी सिर्फ बोलने पे तवज्जो ना दें। बोलना इज जस्ट वन स्मॉल पार्ट ऑफ इट। टू बिकम ए कम्युनिकेटर, जैसे मैंने बताया, उन तमाम चीजों पे तवज्जो देने की जरूरत है, खास तौर पे ऑडियंस एनालिसिस की। कई दफा ऐसा होता है कि एक ट्रेनर आता है, वो फार्मास्यूटिकल वालों को भी वही ट्रेनिंग करवा रहा है, इंजीनियर्स को भी वही करवा रहा है, बैंक वालों को भी वही करवा रहा है, नॉट रियलाइजिंग कि हर एक का कल्चर डिफरेंट है, हर एक की वोकैबुलरी डिफरेंट है, हर एक के जैर्गन्स डिफरेंट है, हर एक की फीलिंग्स डिफरेंट है, हर एक की रूटीन डिफरेंट है। सो ए गुड कम्युनिकेटर हैज गॉट टू कस्टमाइज द मैसेज, तब जाके अच्छी कम्युनिकेशन आती है। और एंड पे अगर इसके बावजूद आपको रिस्पॉन्स ठीक नहीं आ रहा, तो उसका इलाज है कि देयर आर 3 मेन डिसरप्शंस और बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, फिजिकल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल। आप उनको देखिए, फाइंड आउट के कहां पे प्रॉब्लम है, उसको दूर कीजिए और अपना कम्युनिकेशन प्रोसेस बेहतर कीजिए। इसी तरीके से वर्बल कम्युनिकेशन है, रिटन कम्युनिकेशन है। कई दफा ऐसा होता है कि हम लंबी ईमेल्स लिख देते हैं, खत लिख देते हैं, बड़ी रिपोर्ट्स लिख देते हैं, वो कोई पढ़ते नहीं। सो वी गॉट टू लर्न दिस थिंग कि कम से कम अल्फाज में किस तरह मैं लिखूं और किस तरह बोलूं। किसी के पास टाइम नहीं है लंबी कहानियां सुनने का। तो ये एक बहुत खूबसूरत सफर है, एक बहुत मजेदार लर्निंग का एक एनवायरनमेंट है। अगर आप इस सफर पे चल पड़े तो हर दिन आपके लिए नया है, हर दिन आपके लिए मजेदार है। सर माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत तरीके से आपने कम्युनिकेशन को समझा दिया। सर ये एक कंसेप्ट जो आपने यकीनन बहुत सारे जगहों पे ट्रेनिंग्स करवाई है और हमने कहीं ना कहीं सुना है ये लोगों से कि 55% इज योर बॉडी लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन। और जब हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, लाइक आपसे जब बात करें इस मीडिया के थ्रू, तो बॉडी लैंग्वेज से ज्यादा हमारी वर्बल और हमारी जो आप कह लें कि फेस एक्सप्रेशन है वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। हाउ डू यू फील अबाउट इट कि क्या इस मीडियम के ऊपर भी बॉडी जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है वो इफेक्ट कर रही होती? देखिए रिजवान, ये मुख्तलिफ स्टडीज हैं और मुख्तलिफ रिसर्चर्स की परसेंटेजेस हैं। ये कोई हतमी राय नहीं है। कोई कहता है 70% नॉन वर्बल लैंग्वेज काम करती है, कोई कहता है 65, कोई 55। लेकिन ये एक हकीकत है कि आपके अल्फाज और आपकी राइटिंग से ज्यादा आपके अल्फाज की टोन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके अल्फाज का इस्तेमाल, आपके खड़े होने का तरीका, आपके जेस्चर्स, वो बहुत मैटर करते हैं। बदकिस्मती की बात यह है कि हम बोलने पे और लिखने पे तो फिर थोड़ी तवज्जो दे देते हैं, नॉन वर्बल लैंग्वेज पे तवज्जो नहीं देते। इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम इरिटेट कर देते हैं दूसरों को। लिहाजा अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए यू गॉट टू डेवलप योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए उसको। अपने हाथ कैसे मूव करने हैं, आंखें कैसे मूव करनी है, कितनी मूव करनी है, बॉडी को किधर रखना है, जेस्चर कैसे देने हैं, स्माइल के साथ आंसर देना है या सीरियस होकर आंसर देना है। These things are very important and very few people give importance to this and very few people learn about it. So a good communicator
मस्ट डेवलप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसके ये मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं और इसका बहुत बड़ा रोल है। सर आखिरी आपसे बात, बीइंग अ टीचर, हाउ मच दिस कम्युनिकेशन कैन इम्पैक्ट, लाइक टीचर का अमूमन हमारे यहाँ रवैया, मैं खुद भी टीचिंग थोड़ा सा लिंक हूँ, तो रवैया ये है कि आप लेक्चर पे फोकस करें, और लेक्चर पे फोकस करते हुए कंटेंट पे हमारा फोकस होता है, या फिर क्लास डिसिप्लिन पे फोकस होता है। जो कम्युनिकेशन के अंदर जो चीजें हैं हम उनको लैक कर जाते हैं। हाउ डू यू थिंक, क्या फोकस हमारा कितना परसेंट जो है कम्युनिकेशन के ऊपर भी होना चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल में तो 100% ही फोकस हो तो बहुत बेहतर है। उसकी वजह यह है कि जो चीज भी किताब में लिखी हुई है, आपके कोर्स आउटलाइन में है, यू गॉट टू कन्वे टू द पीपल टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड। अगर कम्युनिकेशन ही प्रॉपर नहीं होगी तो क्या समझ आएगी और क्या होगा? जैसा आजकल हर जगह पे हो रहा है, आप जैसे अच्छे उस्ताद की तो काफी कमी है, अदरवाइज हर जगह पे यही हो रहा है कि बिल्कुल वक्त गुजारने के लिए स्टूडेंट्स बैठते हैं। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट एनीथिंग। वक्त गुजारने के लिए बैठते हैं, आधों को समझ आती है, आधों को नहीं आती। कहीं पे स्लाइड चल रही है, कहीं पे कुछ बात हो रही है, कहीं पे कुछ बात हो रही है। टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है कि जो आपके सारे शौक पूरे कर सकता है। अगर आपको शायरी का शौक है, लिखने का शौक है, एक्टिंग का शौक है, गाने का शौक है, बोलने का शौक है, टीचिंग इज सच अ वंडरफुल प्रोफेशन कि आप वो सारी चीजें इससे पूरी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए यू गॉट टू बी मोटिवेटेड एज ए टीचर। आपको फख्र होना चाहिए कि आप उस्ताद हैं और आपने इम्पैक्ट क्रिएट करना है। आप रोजाना सीख के आए और रोजाना वो डिलीवर करें, तब बात होगी। अगर खुद अपने ही मिजाज में फिर रहे हैं, और कई उस्ताद से मैं बहुत माफी के साथ कहूंगा कि वो इतने एरोगेंट हो जाते हैं और कई इतने डिप्रेस और डर जाते हैं बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स कि वो माहौल नहीं बन पाता। तो एज ए टीचर कम्युनिकेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारी तालीमी क्वालिटी के बहुत लो होने की एक वजह यह है कि मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर नॉट गुड कम्युनिकेटर्स। सर आप, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया और आपसे बात हुई, और आपसे बात करके वो एक एहसास जो है ना, वो बिल्कुल नहीं हुआ कि मैं गेस्ट से पहली दफा बात कर रहा हूँ। ऐसे लग रहा है जैसे आपके साथ कई ट्रेनिंग्स हो चुकी हैं या आपसे पहले इंटरेक्शन हो चुका है। हालांकि आपसे जब बात नहीं हुई थी मेरी, तो आई हैव अ सर्टेन कि जाहिर है आप, यू हैव अ ग्रेट पोस्चर और सारा कुछ है आपका, तो लेकिन आपने माशाल्लाह इतने अच्छे तरीके से गाइड किया। सर आखिरी सवाल और आखिरी मैं मैसेज आपसे चाहूंगा, इतने सारे लोग, इतना सारा इंटरव्यूज, इतना सारा फेसबुक के ऊपर सेशंस, और हर तरह के, इवन कि अब तो मैं देख रहा हूँ फॉरेनर्स इंटरव्यूज करना शुरू हो चुके हैं। हाउ डू यू फील द फ्यूचर ऑफ दिस इंटरव्यूअर वर्ल्ड? देखिए, ये बिल्कुल उसी तरह ही है कि जिस तरीके से पहले फलों की एक रेहड़ी लगी हुई थी, उसको देखते देखते 15-20 रेहड़ियां और आ गई। जिस रेहड़ी का फल ताजा होगा, मुनासिब कीमत का होगा, जो फल की रेहड़ी वाला वेलकम करेगा अपने ग्राहकों को, वही चलेगा। वाह। कंटेंट जिसके पास नहीं है, जिसके पास पूरा पैकेज नहीं है, ना उसका कोई इंपैक्ट है और ना उसकी सस्टेनेबिलिटी है। इसलिए क्वालिटी पे आपने फोकस करना है, क्वांटिटी से जिंदगी में कभी नहीं घबराना। पहला मैसेज तो ये है। और दूसरा मैसेज है कि आप किसी भी फील्ड में आ रहे हो, जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, या ऑनलाइन इंटरव्यूज कर रहे हो, या अपना बिजनेस करने लगे हो, अगर आपने ये देखना शुरू कर दिया कि इस फील्ड में और कितने लोग हैं, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकोगे। जस्ट कंसिडर योर सेल्फ अलोन कि मेरा ये 5 बजे का शो है, मैं अकेला कर रहा हूं पूरी फेसबुक पे। जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर टॉपिक, फोकस ऑन योर गेस्ट एंड सी द रिजल्ट। सो कंटेंट चलेगा जनाब। और दूसरा आखिरी मैसेज मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, मेरा ये कॉल जो है बहुत लोग पसंद करते हैं। अगर आप इल्म का समंदर हैं तो दूसरों की प्यास बुझाएं, उन्हें डुबोएं मत। इफ यू थिंक दैट यू हैव अचीव्ड सो मच, so please be nice and kind to people. Don't create barriers of protocol and arrogance and all. ये मैसेज मेरा सबके लिए है, अपने लिए भी है। And that is the proof I have given to you as a humble person, as an ordinary person, that if you are available,
you should have genuine reason to say no to someone. So with this, I am thankful to you also and thankful to viewers also. शुक्रिया आपने बुलाया सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आपके अल्फाज वाकई ही वो ऐसे हैं कि सारे इंटरव्यूज को सुनने चाहिए, और मैं कोशिश करूंगा कि इंटरव्यू 2-3 दफा फिर सुनूं ताकि ये अब्सॉर्ब कर सकूं जो आपने इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन मुझे दी है। थैंक यू थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।